पहली सुर्खी ये यूनाइटेड किंगडम यूके से है। बड़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। यूके के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हो सकता है कि ये हैं कुछ दिनों में थे में तब्दील हो जाएं, क्योंकि उनकी कुर्सी के पाए एक बार फिर से डगमगाने लगे हैं। जॉनसन की कैबिनेट के दो सबसे ताकतवर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने चिट्ठी लिखकर पद छोड़ने का ऐलान किया। दोनों के रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें एक समय तक जॉनसन का उत्तराधिकारी यानी प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर जॉनसन गए तो सुनक या जाविद यूके के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इन मंत्रियों के इस्तीफे की चिट्ठी की भाषा कमोबेश एक जैसी है। क्या लिखा है ये आपको बताएंगे, पर पहले बोरिस जॉनसन की मुश्किलों की टाइमलाइन जान लेते हैं, कंटेक्स्ट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री होने के नाते जॉनसन के दफ्तर और घर का पता है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसको बोलचाल की भाषा में नंबर 10 कहते हैं। 2020 में कोरोना आया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल्स लागू किए गए, मास्क का मैंडेट आया, घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सारी चीजें यूके में भी हुई, पर एक पॉइंट बदल गया। नंबर 10 में पार्टियां हुई पीएमओ ऑफिस में लॉकडाउन के दौरान, और एक नहीं कई बार। खबर लीक हुई तो जॉनसन ने कहा पार्टी नहीं थी, मीटिंग कर रहे थे। फिर लीक हुआ शराब लाने वाला मेल, स्थापित हो गया कि पार्टी है, तो कहा कि हम वहां नहीं थे। फिर तस्वीर लीक हुई जिसमें वो नजर आए, तो सफाई दी कि हमको पता नहीं था कि उस वक्त लॉकडाउन लगा था। और जब इस्तीफा मांगा गया तो कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। फिर पार्टी के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जॉनसन उसमें भी बच गए। लेकिन अब उनकी सरकार के दो सबसे जाबड़ मंत्रियों ने बाय बाय कर दिया है, और इस्तीफे की चिट्ठी जिस तरह से लिखी गई है उससे अंदेशा है कि आने वाले दिनों में और भी लोग टाटा कर सकते हैं। आप चिट्ठी के मेन पॉइंट समझिए। पहले साजिद जाविद की बात। उन्होंने लिखा, आपके चाल चलन का सीधा असर आपके सहयोगियों, आपकी पार्टी और अंततः देश पर पड़ता है। कंजर्वेटिव पार्टी को मुश्किल फैसले लेने के लिए जाना जाता है। इसके लिए हमें हमेशा शाबाशी नहीं मिली, लेकिन हम देश हित को सबसे आगे रखते रहे हैं। मौजूदा स्थिति ऐसी है कि हमसे जनता का भरोसा उठ गया है। पिछले महीने आया अविश्वास प्रस्ताव दिखाता है कि हमारे सहयोगी भी ऐसा ही सोचते हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपके नेतृत्व में ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, इसलिए आपने मेरा विश्वास भी खो दिया है। यूके को एक मजबूत और अनुशासित कंजर्वेटिव पार्टी की दरकार है, और पार्टी किसी एक व्यक्ति से कहीं बढ़कर है। मैंने वफादारी के साथ और दोस्त की तरह आपके साथ काम किया, लेकिन हम सभी पहले देश के लिए हैं। जब व्यक्ति और देश के बीच एक का चुनाव करने की नौबत आएगी, उस समय मेरा जवाब एक ही होगा, देश। ऋषि सुनक की चिट्ठी में क्या था यह भी जान लीजिए। उन्होंने लिखा कि जनता को यह उम्मीद रखने का पूरा हक है कि सरकार सही, समर्थ और गंभीरता से चलाई जा रही है। मुझे मालूम है कि यह मेरा आखिरी कार्यकाल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन मापदंडों के लिए लड़ना जरूरी है, और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने आपके लिए कई मौकों पर समझौते किए, कई मुद्दों पर मैं आपसे निजी तौर पर असहमत होता था, लेकिन पब्लिक में मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया। लोगों को सच जानने का पूरा हक है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि बेहतर भविष्य का रास्ता आसान नहीं है। इकॉनमी पर अगले हफ्ते होने वाली ज्वाइंट स्पीच की तैयारी से मुझे पूरी बात समझ में आ गई। यह साफ हो गया कि हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह अलग है। हम इस तरह से आगे साथ काम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उन्होंने नादिम जहावी को वित्त मंत्री, जबकि स्टीव बार्कले को हेल्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया है, लेकिन इससे उनकी कुर्सी पर उपजा खतरा कम नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट से अभी और भी इस्तीफे हो सकते हैं। जिस समय यह शूट चल रहा है तब भी दो और मंत्रियों विक्टोरिया और जॉन के इस्तीफे की खबर आ रही है। अगर यही हाल रहा तो फिर इस सरकार का बचना मुश्किल है। वैसे नियम कहते हैं कि जून 2023 तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन नियम स्थायी नहीं है। अगर जॉनसन के करीबी इसी तरह साथ छोड़ते रहे तो नियम बदलने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल बोरिस जॉनसन की किस्मत का पलड़ा उम्मीदों और आशंकाओं के बीच झूल रहा है। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। ये कनाडा से है। कनाडा कोरोना वैक्सीन की 1,36,00,000 डोज फेंकने जा रहा है। बड़ी संख्या, चिंताजनक संख्या। कनाडा में 85% लोगों को जरूरी डोज लग चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो इसका औसत है 61%।
और गरीब देशों में सिर्फ 16% लोगों को कोरोना की तय डोज लग पाई है। तो एक तरफ गरीबी का आलम, दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी। क्यों फेंक रहा है कोरोना की वैक्सीन कनाडा? दरअसल 2020 में उसने एस्ट्राजेनेका के साथ 2 करोड़ वैक्सीन का कॉन्ट्रैक्ट किया। मार्च से जून 2021 के बीच 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई भी गई। फिर खबर आई कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उससे ब्लड क्लॉट हो रहा है, थक्के जम रहे हैं। इसके बाद कनाडा ने ये वैक्सीन लगानी बंद कर दी और इसके बजाय उसने फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन पर फोकस किया। कनाडा ने तब वादा किया था कि जो एस्ट्राजेनेका का उसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक है उसे दान में दे देंगे, लेकिन मेन स्टॉक से वो सिर्फ 41 लाख डोज ही दे पाया, बाकी स्टॉक बचा रह गया और अब ये वैक्सीन एक्सपायर हो गई। तो मानकों के हिसाब से इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। वैसे वैक्सीन नष्ट करने की घटना नई नहीं है। अक्टूबर 2021 तक यूके में 47 लाख डोज नष्ट की जा चुकी हैं। मई 2022 में डेनमार्क ने 11 लाख डोज फेंकने का फैसला किया था। उसी महीने स्विट्जरलैंड में भी 6 लाख डोज फेंकी गई थी। जून 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका में अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बर्बाद क्यों हो रही हैं? 2 बड़ी वजह हैं। पहली, जरूरत से ज्यादा ऑर्डर। जिस समय कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च चल रही थी उस समय अमीर देशों ने खरीद शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा का ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो सक्षम थे, उन्होंने कर दिया, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये एक्स्ट्रा स्टॉक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी और के काम आ सकता था, नहीं आया। और दूसरी वजह जुड़ी है दिखावे से। जब अमीर देशों को लगा कि वे इतनी संख्या में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने दान देने का दिखावा किया। वे दान में ऐसे स्टॉक को पहले भेजते थे जिसकी एक्सपायरी डेट कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद की होती थी। गरीब देशों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वे समय पर इन वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे और अंततः उन्हें दान में मिला स्टॉक या तो लौटा दिया जाता था या नष्ट हो जाता था। कोरोना महामारी का भी अंत नहीं हुआ है और न ही किसी दूसरी महामारी की आशंका पर पूर्ण विराम लगा है। हम पुरानी गलतियों से सबक ले पाएंगे, ऐसा दावे से कतई नहीं कहा जा सकता, पर कम से कम इस सबक के बाद हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि वैक्सीन इस तरह से बर्बाद ना हो और हम मत्स्य न्याय से परे जा सकें। मत्स्य न्याय क्या होता है? महाभारत में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित, जहां पर शक्ति इकलौता सत्य होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तीसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। यहां पर एक मछली की जान फड़फड़ा रही है जिसका नाम है इमरान खान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने एक बार फिर से सारे राज खोलने की धमकी दी है। 5 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो जारी किया। कहा अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को परेशान किया गया तो वो सारा सच बता देंगे। इमरान बोले, मुझे सब पता है किसने क्या किया, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए चुप बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क को नुकसान न पहुंचे, इसलिए चुप बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन इसमें शामिल है। इमरान ने यह भी कहा कि मैंने एक वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रख दिया है, उसमें साजिश रचने वाले सभी लोगों के नाम हैं, किसने किसने मुल्क से गद्दारी की, सब कुछ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो कौम के सामने रखा जाएगा। अगर हमारे लोगों को परेशान किया गया तो मैं बोलने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, मैं कौम को सब कुछ बता दूंगा। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई, इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। पीटीआई की तरफ झुकाव रखने वाले पत्रकारों को भी गिरफ्त में लिया गया। मसलन 5 जुलाई को न्यूज एंकर इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर अफवाह फैलाने और लोगों को उकसाने समेत कई धाराएं लगाई गईं। उन्होंने हाल ही में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर आरोप लगाया था, कहा था कि आर्मी से सवाल पूछने पर उन्हें धमकी दी गई। उनके पहले भी कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। इमरान इससे नाराज चल रहे हैं। वैसे जब से इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब से वो विदेशी साजिश के आरोप लगा रहे हैं, पर अपने दावे को पुश करने के लिए दूर से कागज ही दिखाते हैं, पूरी तरह तसल्ली से पुश नहीं कर पाते। खान साहब लंबे समय से सच बताने की धमकी दे रहे हैं, पर सच है कि जुबान से बाहर ही नहीं निकलता। आज की दुनियादारी में इतना ही। दुनिया से सबक सीखिए, देश को बुलंद करिए। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।